जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की नई BM-04 मिसाइल को विकसित करने का AON हुआ अप्रूव। इस वर्ष जून के महीने तक कंडक्ट होगी तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान। भारतीय सेना की सर्विस में रेस किए गए हैं 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स। और वेनेजुला में एक बार फिर से फेल हुई चाइनीज मेड रडार सिस्टम्स। DRDO चीफ की तरफ से कंफर्म किया गया कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो इसी वर्ष जून के महीने तक कंडक्ट किए जाने की उम्मीद है। और रही बात भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की, तो ये 2028 के अंत तक रोल आउट किया जाएगा और पहली उड़ान 2029 की शुरुआत में कंडक्ट की जाएगी। और एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर एमका में कई सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। और हाँ, बाकी उन्होंने इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि जो तेजस मार्क 1A है तो वो भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट होने के बेहद ही करीब है, जिसका इंतजार हम सभी पिछले साल से ही कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि DRDO को शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे फिलहाल BM-04 का नाम दिया गया है, तो उसको विकसित करने के लिए उसके AON का अप्रूवल मिल चुका है। और आपको बता दें कि जो ये BM-04 है तो ये पिनाका और अग्नि इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स के बीच के गैप को फिल करेगी, जिसकी रेंज रहेगी 400 से 1500 किलोमीटर्स तक। और ये 500 किलोग्राम्स तक के कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करेगी। और ये जो मिसाइल है ये मनोवर्स परफॉर्म करने में भी सक्षम होगी और ये एक री एंट्री व्हीकल के साथ आएगी। और इसका काम होगा दुश्मन के हाई वैल्यू स्ट्रक्चर्स पर एक टैक्टिकल स्ट्राइक करना, जैसे कि उनके कमांड सेंटर्स, उनके एयरबेस, उनके रनवेज, उनके लॉजिस्टिक हब्स। और इस मिसाइल को एक रोड मोबाइल 6x6 के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा, जो कि इस मिसाइल सिस्टम को तेजी से और कहीं से भी फायर करने की मोबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले चक्रा न्यूज़ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि भारत की अरिहंत क्लास की जो चौथी और लास्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसको फिलहाल S4 स्टार का नाम दिया गया है, तो उसके भी समुद्री परीक्षण शुरू हो चुके हैं। तो अब हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से इसी सबमरीन को लेकर एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इस चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का जो नाम है तो वो INS अरिसुदन रखा जा सकता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सबमरीन का जो औपचारिक नाम है उसे भारतीय नौसेना की शिप नेमिंग कमेटी प्रपोज करेगी, जिसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियरेंस मिलेगा। और जो फाइनल अप्रूवल है वो भारत के राष्ट्रपति और इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर के द्वारा दिया जाएगा। और उम्मीद है कि ये जो सबमरीन है ये अगले वर्ष यानी कि 2027 तक नेवी की सर्विस में कमीशन की जाएगी। जबकि इस अरिहंत क्लास की तीसरी सबमरीन INS अरिधमन इसी वर्ष के पहले हाफ तक नेवी की सर्विस में कमीशन किए जाने की उम्मीद है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की ही रिपोर्ट के मुताबिक रशिया से अकुला क्लास की एक न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर ले जाने के अलावा रशिया ने भारत के लिए एक और ब्लू वाटर बोट को लीज पर देने का ऑफर दिया है, जो कि पिछले वर्ष दिसंबर में रशियन राष्ट्रपति की विजिट से पहले पेश किया गया था। हालांकि वो कौन सी वेसल है तो उसका नाम नहीं बताया गया है। तो जैसा कि इंडियन आर्म फोर्सेस एक महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, तो उसी के हिस्से के तौर पर भारतीय सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर चैलेंजेस का सामना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जैसे कि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना अपनी पूरी फोर्स में 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स का एक समूह तैयार कर रही है। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी की न्यूली रेज्ड लाइट कमांडो यूनिट है, जिसका नाम है भैरव, तो इस यूनिट के भी जितने भी ऑपरेटिव्स रहेंगे तो वे सभी ड्रोन्स को हैंडल करने और उन्हें रियल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। और आपको बता दें कि भैरव कमांडोज का जो वॉर क्राई है वो है राजा रामचंद्र की जय। और बताया गया कि भैरव कमांडोज की 15 बटालियंस को ऑलरेडी रेस किया जा चुका है और निकट भविष्य में टोटल 25 बटालियंस को रेस करने की योजना है। और जो भैरव कमांडोज की बटालियंस ऑलरेडी रेस हो चुकी हैं तो उन्हें बॉर्डर एरियाज, प्लेन एरियाज सभी जगहों पर अलग अलग फॉर्मेशंस में असाइन किया गया है। और जबकि ANI के साथ इंटरेक्शन में भैरव बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने यूनिट के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जो भैरव बटालियन का डेजर्ट वाला फॉर्मेशन है तो उसे सन्स ऑफ सॉइल वाले कॉन्सेप्ट के साथ रेस किया गया है, जिसमें अधिकतर जो ट्रूप्स हैं वो राजस्थान से ही हैं, जो कि यहाँ के टेरेन को, यहाँ के लैंग्वेज को, यहाँ के वेदर को, यहाँ के एरिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और ये फॉर्मेशन डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भैरव कमांडोज की जो यूनिट्स है वो स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करेंगी और रिक्वायरमेंट के अनुसार मल्टीपल लेवल्स पर स्पेशल फोर्सेस के टास्क को परफॉर्म करेगी। और इस नई यूनिट की खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यानी कि इसमें सभी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ लेस है। और इस बार 15 जनवरी को जो आर्मी डे परेड होने वाली है, जो कि पहली बार जयपुर में कंडक्ट हो रही है, तो उसी परेड के हिस्से के तौर पर भैरव बटालियंस को भी शोकेस किया जाएगा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस के घर पर हमला होने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि जब ये हमला हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट की जो फैमिली है वो उस समय घर पर नहीं थी।
और फिलहाल इस मामले पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पुलिस और यूएस की सीक्रेट सर्विसेज मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से एक बार फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं किया तो फिर अमेरिका भारत पर तेजी से टैरिफ को फिर से बढ़ा सकता है। और यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि पीएम मोदी इज़ अ वेरी गुड मैन, ही इज़ अ गुड गाय, और उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे खुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रेड करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से टैरिफ बढ़ा देंगे। और जबकि मीडिया के साथ इंटरेक्शन में यूएस प्रेसिडेंट के साथ यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैम भी थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि लगभग महीना भर पहले वे भारतीय राजदूत के घर पर थे और वे सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत रशिया से कम तेल खरीद रहा है और उन्होंने मुझसे राष्ट्रपति से 25% टैरिफ हटाने के लिए कहने को कहा है। बाकी जब से यूएस गवर्नमेंट ने भारत को टैरिफ की धमकी देना शुरू किया है तो उसके बावजूद वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के हिसाब से नवंबर 2025 में रशिया से भारत द्वारा जो ऑयल का इंपोर्ट था तो वो 6 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। अब रही बात यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने की, तो आप जानते ही हैं कि कौन कर सकता है, अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और कैसे खुश कर रहा है, किस तरीके से खुश कर रहा है, तो वो वही जाने। बाकी एक तरफ जहां यूएस भारत को टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए जो यूएस फर्म GE के साथ F414 जेट इंजन वाली डील है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, तो उसे इसी वर्ष मार्च के महीने तक औपचारिक रूप दिए जाने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका की हरकतें जिस तरह से चल रही हैं तो उसको देखकर तो आगे जाकर भारत के जो फाइटर जेट्स प्रोग्राम का भविष्य है तो वो जब तक अमेरिकन इंजन्स पर निर्भर है तो उस पर डाउट तो हमेशा बना ही रहेगा। वेनेजुएला पर यूएस के मिलिट्री एक्शन को लेकर चीन बहुत बुरी तरह से भड़का हुआ है और इसी पर चीन के विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसको वो ये कहते हुए दिखे हैं कि हम ये नहीं मानते कि कोई भी देश एक वर्ल्ड पुलिसमैन की भूमिका निभा सकता है और ना ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को एक इंटरनेशनल जज होने का दावा कर सकता है। और चीन के विदेश मंत्रालय ने तो ये भी कहा है कि वेनेजुएला में जो चाइनीज इंटरेस्ट है तो वो लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है। और चीन के विदेश मंत्री ये भी कहते हुए दिखे कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए। बाकी वेनेजुएला पर यूएस का जो एक्शन है तो इस पर चीन सिर्फ इसलिए ही नहीं भड़का है कि उसके इंटरेस्ट इसमें प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि वो इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि वेनेजुएला में एक बार फिर से चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट एक बड़ा फेलियर साबित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला भी चाइनीज मेड JYL-1 3D सर्विलेंस सिस्टम और JY-27 मैट्रिक वेव रडार को इस्तेमाल कर रहा था, जिनको लेकर चीन बहुत बड़े बड़े दावे करता है। लेकिन इन सारे ही सिस्टम्स को अमेरिकन फोर्सेस ने एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ही डिसेबल कर दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वाला सिनेरियो फिर से रिपीट हुआ। और चाइनीज रडार सिस्टम्स के एक बार फिर से फेल हो जाना तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला ने भी एक बड़ी कीमत चुकाई है चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट पर विश्वास करके। और इसमें से जो JY-27A वाली रडार है तो उसको लेकर तो चीन दावा करता है कि ये 300 से 500 किलोमीटर की दूरी से ही F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है। और चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये भले ही सस्ते में मिल जाते हैं लेकिन एक रियल ऑपरेशनल कंडीशंस में फेलियर ही साबित होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आर्मेनिया ने और भी अधिक पिनाका रॉकेट्स की खरीद के लिए ऑर्डर्स दिए हैं और वो भी पिनाका के गाइडेड वर्जन। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने के बाद से अब भारत ने चिनाब नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू कर दिया है और हाल ही में चिनाब नदी पर एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल दिया गया है जो कि है दुल्हस्ती स्टेज 2 वाली परियोजना। और इस अप्रूवल के बाद से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है और उसने इस परियोजना का विरोध भी किया है। वो बात अलग है कि उस विरोध से कुछ होना नहीं है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत चिनाब नदी पर दिसंबर 2026 तक पाकल दुल परियोजना और मार्च 2028 तक कीरू परियोजना को कमीशन करेगा। और बाकी एक और अपडेट है जिसमें बांग्लादेश की तरफ से अनाउंस किया गया है कि बांग्लादेश में भारत के अपकमिंग IPL के जो सीजन्स हैं तो उनके ब्रॉडकास्ट को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से BCCI ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड से हटाया है तो उससे बांग्लादेश के लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुए हैं और इसलिए अगले नोटिस तक सारे IPL मैचेस और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बांग्लादेश में ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे। खैर बांग्लादेश के इस एक्शन से होगा क्या वो तो बांग्लादेश को ही पता है, क्योंकि ये सुन के भारत में तो यही रिएक्शन होगा, ओहो बैन कर दिया, चलिए कोई बात नहीं मैच देखते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में मणिपुर में एक IED ब्लास्ट में राइफलमैन एल वांगसू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1996 में पालमपुर में एक फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान लांस नायक गोपाल लिंबू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1971 में 14 असम राइफल्स के लांस नायक पैट्रिक मारक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की आर्मी डे परेड सबसे पहले कौन से वर्ष में कंडक्ट की गई थी।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।